Good morning, all of you. Good morning, sir. Please sit. Thank you, sir. No mention. Students, अभी हम लोग मैथमेटिक्स के पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं और इसमें कुछ मैं ऐसे टॉपिक्स को क्लीन करने वाला हूं जो कि आपके क्लास में तो ऑलरेडी है ही है और जो आगे के जो एक्सप्रेशंस हैं यानी जो अप्रॉक्सीमेट क्लास 8, 10 एंड 12 वहां भी आपको ये काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करने वाला है. इन दिस चैप्टर एंड टॉपिक इज अ लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन हमें क्या देखने वाले हैं? देखो लीनियर, सबसे पहले चैप्टर के टॉपिक को ही हम क्लीन कर लेते हैं. ओके, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है? लीनियर इक्वेशन मतलब कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें साइन यानी कि जो उसका घातांक है यानी कि जो उसकी जो पावर्स है या फिर जो उसके जो रूट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट 1 होनी चाहिए. ये तो आपको लीनियर का मतलब हो गया. अब बात करते हैं इक्वेशन. इक्वेशन दैट इज इक्वल टू. बात समझ में आ रही है? यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि इज इक्वल टू साइन पाया जाए. अब इसको पूरा अगर एक साथ अगर समराइज करो तो ऐसे लीनियर एक्सप्रेशंस जिसमें इक्वल्स टू साइन होंगे वो आपको लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे. ये सारी चीजें अभी आपको हवा में लग रही होंगी, तो आइए मैं इसको आसानी के साथ मैं एक एक करके मैं डील करूं कि एक्सप्रेशंस का क्या सेंस है, इक्वेशंस का क्या सेंस है. ओके स्टूडेंट्स, हो गया? तो स्टूडेंट्स देखो यहां एक्सप्रेशन ऑलरेडी दिया गया है. तो एक्सप्रेशन का क्या सेंस है? कोई इस एक्सप्रेशन में होता क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले भी मैंने बताया था, क्लास 9 का एक चैप्टर था जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट को बहुत ही अच्छी तरह से डील किया गया था. तो वहां मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन में क्या होता है कि कोई एक हमारे पास वेरिएबल होता है और दूसरा हमारे पास कांस्टेंट होता है. अगर वेरी गुड, अगर x अगर दिया गया है तो ऑफ कोर्स x हमारा वेरिएबल ही होगा ना. इसलिए वेरिएबल होगा कि x को हम कुछ भी मान सकते हैं. x मैं 5 भी ले सकता हूं, मैं 2 भी ले सकता हूं, एक्सेट्रा अदर नंबर्स भी ले सकते हैं. बट अगर 1 यहां पे लिखा गया तो 1 इज नॉट चेंजेबल. ये चेंज नहीं हो सकता ना, इस वजह से इसे हम कांस्टेंट कहेंगे. तो पता ये चला कि एक्सप्रेशन हम उसे कहेंगे जिसमें कोई भी एक वेरिएबल हो और दूसरा कांस्टेंट हो, तो वो आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा. लेकिन स्टूडेंट, जब इसी एक्सप्रेशन में अगर कोई इज इक्वल टू साइन आ जाए तब वो एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपका इक्वेशन में. बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल इसी x प्लस 1 के में अगर हम इज इक्वल टू को अगर ले लें और इज इक्वल टू कोई दूसरा हम कांस्टेंट ले ले 21 जैसे कि मैंने लिया, तो अब जो ये हमारा एक्सप्रेशन बना, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ इक्वेशन. बात समझ में आई? तो अब यहां आप अपना हेडिंग थोड़ा सा देख लो, लीनियर इक्वेशन. तो वैसे एक्सप्रेशन को लीनियर इक्वेशन कहेंगे जिसमें के इज इक्वल टू साइन हो. आप बार बार सुन, इज इक्वल टू, दैट इज अ साइन ऑफ बराबर का यानी कि इक्वल का. तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें के इक्वेशन वाले साइन मौजूद हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे. लेकिन स्टूडेंट सिर्फ इतना ही हमारे लिए काफी नहीं है लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए. तो एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताना चाहूं उससे पहले मैं एक और एग्जांपल में लूंगा. देखो यहां पे मैंने एक अनदर एक्सप्रेशन मैंने लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 9. अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये आपका नो डाउट कि आपका इक्वेशन तो हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी प्लस साइन बोलो आया है. इसका मतलब कि इक्वेशन तो हुआ. लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा स्टूडेंट कि आप हमें ये बताओ कि ये जो इक्वेशन है क्या ये लीनियर इक्वेशन भी है? क्या लग रहा है आपको? थिंक करो थोड़ा, आपको क्या लीनियर इक्वेशन लग रहा है? कैसे लग रहा है? इसलिए अभी आपको लग रहा है कि अभी तक आपको सिर्फ इतना बताया गया बेटा कि लीनियर इक्वेशन में सिर्फ इज इक्वल टू आ रहा है. लेकिन आपको मैंने एक और चीज अभी नहीं बताई है जो अभी आपको जानना है, फिर आप इसको डिसाइड करोगे. देखो लीनियर इक्वेशन में हमारे लिए, देखो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि दिस एक्सप्रेशन इज अ नॉट लीनियर इक्वेशन बिकॉज दिस घातांक या फिर रूट्स या स्क्वायर जो भी कहो किस पर? x मीन वेरिएबल. यानी किसी वेरिएबल पर अगर हमारे पास एक से ज्यादा अगर पावर आए तो वो लीनियर इक्वेशन में नहीं आएगा.
पता ये चला स्टूडेंट कि लीनियर इक्वेशन में दो चीजें हमारे पास होना बहुत जरूरी है, एक तो इज इक्वल टू साइन, दूसरा कि उसका जो हाईएस्ट पावर है वो ओनली फॉर 1 होनी चाहिए। इस तरह से यहां पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि लीनियर इक्वेशन साइन ऑफ इक्वल, यानी कि इक्वल का साइन होनी चाहिए, एक तो ये चीजें आ गई, दूसरा हाईएस्ट पावर 1, वेरिएबल पर हमारे पास हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें अगर आपको मिल गई तो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। अब तो क्लियर है ना? चलो कोई भी एक बंदा खड़े होकर बोलो कि लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे, हम कैसे समझेंगे कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है? चलिए जल्दी 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 हैंडशेक कीजिए फटक से। सर जो लीनियर इक्वेशन नहीं है, नहीं, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन? जिसमें इज इक्वल टू का, हाँ खुद से अपने लैंग्वेज में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें इज इक्वल टू का साइन होगा वो लीनियर इक्वेशन होगा। तो यहां तो सिर्फ इज इक्वल टू का तो साइन है, लेकिन दिस इज अ नॉट लीनियर इक्वेशन बिकॉज ऑफ दी, मैंने अभी बताया था। तो पता ये चला कि लीनियर इक्वेशन होने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो वो आपने तो एक ही चीज बताया, उस हिसाब से ये तो लीनियर इक्वेशन हो जानी चाहिए था, लेकिन नहीं है ना। हाँ तो पूरी बात बोलो ना, फिर से बोलिए आप। लीनियर इक्वेशन में होना चाहिए तो इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए, पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, क्लैप, बिल्कुल सही बात है। अब देखो स्टूडेंट्स, हाँ बैठ जाओ, सिट। अब बेटा लीनियर इक्वेशन को एग्जैक्ट हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए इंग्लिश, एज ए मैथमेटिकल टूल्स एंड मैथमेटिकल्स लैंग्वेजेस में। तो हम कुछ इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। ax प्लस बी इज इक्वल टू सी क्या है स्टूडेंट? ये कोई भी हमारा एक a आपका हो जाएगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा वेरिएबल, और ये भी हमारा हो जाएगा वेरिएबल, इज इक्वल टू सी। बात समझ में आ रही है ना? मतलब कि ये नंबर्स हैं, मैंने यहां पे दे भी दिया है, वेयर a b and c are number and is the variable is called an equation in one variable। थोड़ा सा मेरी तबीयत उतनी फाइन नहीं है, इसमें बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, सो सॉरी। देखो स्टूडेंट्स, इसको फिर से मैं समझा दूं। एन इक्वेशन यानी कि वैसा इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जिस ax प्लस बी इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लिखा जाए, ए बी एंड सी आर नंबर, ए बी सी क्या होगा? नंबर होगा, एंड इज द वेरिएबल, और ये वेरिएबल्स भी हैं, सही बात है ना, वो चेंजेबल है, इज कॉल्ड एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और ऐसे जो आपको एक्सप्रेशंस होंगे वही आपको कहलाएंगे इज इक्वल टू इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये ब्राउडली यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि लीनियर इक्वेशन आप किसे कहोगे, वरना ये चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहां से आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि लीनियर इक्वेशन में क्या चीजें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। ओके, लेकिन डिफिनेशन के लिए आप इसका सहारा लो। बहरहाल तो मैथमेटिक्स में तो ज्यादा डिफिनेशन की आवश्यकता होती नहीं है, सिर्फ हमें यहां पे आपको ये आइडेंटिफाई कराना था कि हम ये पहचान सके लीनियर इक्वेशन कैसा होता है और लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें। पहले तो ये तो पता लीनियर, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में बहुत सारे फिर आपको ऐसे अभी मैं रूल्स बताने वाला हूं कि अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग प्रकार से किस तरह से किस मेथड से सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन। तो ये तो क्लियर हो गया ना। चलिए अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि आखिर जो लीनियर इक्वेशंस हैं इसको हम कैसे सॉल्व करें। आप अपने एक्सरसाइज को अगर स्टूडेंट देखोगे जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इक्वेशंस दिए गए, उसको हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि सबसे बड़ा तो यही हमारे पास प्रॉब्लम्स आएगा ना। तो अब आइए उसकी प्लानिंग करते हैं। इस वजह से मैंने यहां पे एक हेडिंग स्टूडेंट्स दिया, सॉल्विंग इक्वेशन। बात समझ में आ रही है, यानी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। देखो इसके लिए कई सारे मेथड्स हैं, कई सारे रूल रेगुलेशंस हैं। सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा वेरिएबल ऑन वन साइड, यानी कि वेरिएबल्स को एक साइड करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां पे आपको एक मैंने सपोज दैट मान रखो कि ये आपका कोई एक्सप्रेशन है, क्योंकि नहीं सॉरी ये आपका इक्वेशन हो जाए क्योंकि इज इक्वल इसमें दिया गया है। तो ये जो आपका इक्वेशन है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ओके, अब अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास, मैं दो मेथड आपको बताऊंगा। पहला मेथड ये, अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन दिया कैसे इसे हम सॉल्व करें। नो डाउट के बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें पता होगा, लेकिन अक्सर आप लोग हड़बड़ी में
बना लेते हैं, वो सही भी हो जाता है और ज्यादातर कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो एग्जैक्टली ऐसा हम बनाएं जो कि पूरी तरह से हमारे पास कॉन्फिडेंस हो, उसकी मैं आपको प्लानिंग देता हूं। सबसे पहले आप क्या करना कि साइन को इज इक्वल टू करना, साइन को इक्वल करना है। साइन को इक्वल करने का क्या मतलब है, देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये सिर्फ माइनस में है, मतलब कि हमारा इक्वल साइन सब नहीं है। तो क्या करेंगे कि इस -3 को हम +3 बनाएंगे। अब लेकिन ऐसे बनाएंगे कि इधर भी प्लस हो और इधर, भाई एक तरफ करेंगे तो बराबर नहीं होगा ना। बराबर कब होगा, जैसे मेरे पास अगर 10 रुपया है तो 10 रुपये को मैं बोलूंगा भाई दोनों आदमी बराबर करते हैं, तो 5 तूले 5 मुझे दे। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से हम इज इक्वल टू करते हैं। तो इसी एस्पेक्ट्स में इसको समझो कि यहां पे अगर हम इधर, अगर हमें देखो इस इक्वेशन में हमारे पास 2 क्लासेस हैं, एक तो ये क्लास हुआ और दूसरा ये क्लास हुआ। बात समझ में आ रही है ना। तो दोनों तरफ हमें साइन को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो कुछ हम ऐसे ले सकते हैं कि 2x - 3 में फिर हम इधर करेंगे +3, मैंने बताया था ना दोनों तरफ करेंगे। उसके बाद इज इक्वल टू 7 + 3, यानी कि इस वाले में हम प्लस करेंगे। बात समझ में आई, +3, और इस वाले क्लास में भी हम +3 करेंगे। जब हम लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमारा आ जाएगा 2x - 3 + 3 इज इक्वल टू 7 + 3। यहां तक क्लियर है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2x - 3 + 3 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2x। कैसे आएगा, समझ में आ ही गया होगा आपको। बात समझ में आ रही है, कैसे आएगा। 2x - 3 है और ये +3 आपको इधर आ रहा है, तो ये आपस में क्या होंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, तो आपको 2x बचेगा। 7 + 3 इज इक्वल टू 10, तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x को हम बाहर लेंगे, क्योंकि x हमारा ऑलरेडी ये आपका मतलब कि इस दोनों में मैचेबल नहीं है, तो x हमारा बाहर आएगा। और ये जो 2 है ऑलरेडी आप समझ सकते हो कि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये तो आप लोग को आता ही है। तो 10/2 होगा। 2 को अगर 5 टाइम अगर हम लेंगे तो आ जाएगा 10, तो 2 5 10 हो जाएगा हमारी, यानी 2 पंचे 10 साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 5। तो पता ये चला कि अगर हमारे पास इस तरह का अगर एक्सप्रेशन होगा तो वहां पे हम साइन इक्वल करेंगे और बराबर के दोनों तरफ हम इक्वल करेंगे तो हमारा आसानी से सॉल्व ये हो जाएगा। अब सेकेंड आपको मैं तरीका बताता हूं जो कि इससे भी काफी आसान होगा स्टूडेंट्स, वो ये कि सेकेंड मेथड हमारा होगा ट्रांसपोज वाला। कौन सा होगा, ट्रांसपोज। यानी इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ हम ट्रांसफर कर देंगे, एक साइन को हम ट्रांसफर कर देंगे, दोनों तरफ इक्वल करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारा इक्वेशन था, भाई ऊपर वाला ही मैं ले रहा हूं 2x - 3 और इज इक्वल टू 7। यहां पे क्या करना है, आप तो समझ ही चुके पहले ही कि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, ये सिर्फ हमारा माइनस में है। तो क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ट्रांसफर करना है। तो इसको सीधी सी बात है कि हमें प्लस में करना होगा ना। तो क्या करेंगे कि 2x इज इक्वल टू 7, और ये हमारा जो -3 है ये हमारा माइनस में प्लस करना है, तो ये बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इस तरह से फिर हमारा सॉल्व होगा 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 5। अब ये देखो, ये वाला देखो और ये दोनों एक बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से हम दोनों मेथड्स के थ्रू इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर ऑलरेडी इक्वल टू ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल ऑन बोथ साइड। वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अब सोचो जरा कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल है स्टूडेंट्स वो दोनों साइड वेरिएबल हो, दोनों साइड। अभी तो यहां वन साइड ही था ना भाई, यहां पे तो कोई ये हमारा कांस्टेंट था और एक ही तरफ वेरिएबल था, दोनों तरफ तो नहीं था। अगर दोनों तरफ अगर आपका वेरिएबल कांस्टेंट हो तब क्या करेंगे, ये अनदर टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइप के। इसीलिए मैंने हेडिंग दिया कि वेरिएबल ऑन बोथ साइड। तो इस प्रकार से मैंने एक यहां पर क्वेश्चन लिया, कुछ ये 2x - 3 इज इक्वल टू x + 2, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे उसका पहले मैं आपको तरीका बताया था। सेपरेट वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सबसे पहले एक जैसे वाले को हम एक तरफ रखेंगे और एक जैसे वाले को एक तरफ रखेंगे। एक एक कहने का क्या सेंस है, इसमें तो दो ही चीजें हैं, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने का मतलब तो पता ही है ना आपको, मतलब हमें एक तरफ कर लेना है कांस्टेंट को, दूसरी तरफ कर लेना है वेरिएबल्स को। तो इसमें जरा देखो स्टूडेंट, इसमें कौन कौन कांस्टेंट कौन कौन वेरिएबल है। 3 कांस्टेंट है और 2 3 कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है, और वेरिएबल x और x वेरिएबल है। वेरी गुड।
तो वैसा ही मैंने कुछ यहां किया। देखो भाई, अब ये जो 2x है, अब इस 2x को ऐसा नहीं कर सकते कि 2 को अलग कर देंगे, x को अलग कर देंगे, दोनों एक साथ है ना, मल्टीपल में है, तो 2x को हम एक साथ ही लेंगे, उसको अलग अलग अगर करोगे तो ये गलत तरीका हो जाएगा। तो 2x माइनस x और यहां 2 + 3 यानी दोनों ही कांस्टेंट को एक तरफ कर लिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गई बात? अब देखो भाई, 2x मान 2x है, 2x में से एक x को घटाएंगे तो एक ही x बचेगा ना, तो सिर्फ x बचेगा हमारा, इज इक्वल टू, अगर यहां पे चाहो तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन x का मतलब ही होता है कि भाई एक x तो उसमें है ही है, तो 1x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5। इसका मतलब कि x की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब हम वेरीफाई करके स्टूडेंट देख लेते हैं कि क्या जो हम बनाए क्या वो सही है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए भी आता है। तो देखो, वेरीफाई करने के लिए इतना तो आपको पता ही, आप पहले से जानते हो कि हमें 2 तरह की चीजें होनी चाहिए, LHS और RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों हमारा इक्वल होनी चाहिए किसी भी चीज को वेरीफाई यानी कि प्रूफ करने के लिए, या फिर हिंदी में कहोगे तो साबित करने के लिए। चलिए, तो LHS की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले LHS में राइट हैंड साइड कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होगा, 2x - 3 वाला होगा, यानी कि ये वाला, यही ना होगा, ये तो मेरा राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो 2x - 3 लेंगे, x की वैल्यू कितनी आई है 5, तो 2 के जगह पे 2, x के जगह पे 5 और -3, और 5 2 बोलना 10, -3 के -3, 10 में से 3 जाएगा तो 7, आ गया हमारे पास 7 की वैल्यू। अब बात करते हैं RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कौन है, x + 2, x की जगह पे 5 + 2 इज इक्वल टू 7। देखो, ये भी हमारा इक्वल, ये भी हमारा इक्वल, मतलब कि ये जो हमारा बना है ये हमारा सही है, ये वेरीफाई हो गया। बात समझ में आ गई? अब स्टूडेंट हम बात करते हैं फॉर्मिंग इक्वेशन की। अब देखो, हर बार जो है ना आसानी क्वेश्चन नहीं आता है, ये भी आप समझे, हर बार क्वेश्चन आपको इसी तरह से नहीं रहेगा। कभी कभी आपको ये भी होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेजेस दिए रहेंगे, उस लैंग्वेजेस के बेसिस पे आपको इक्वेशन खुद से बनाना होगा। तो यहां पे आप बहुत ही कंसंट्रेट रहने की जरूरत है स्टूडेंट। बिल्कुल आप एक पॉइंट बॉल की तरह नजर रखिए। मैं आपको एक छोटा सा एक लैंग्वेज दे रहा हूं, इसे टफ भी हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए मैं एक इजी वे में मैं ले रहा हूं। हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह से, आपको ऑलरेडी एक देखो वर्ड प्रॉब्लम पढ़े ना बचपन में भाई, तो वर्ड प्रॉब्लम की तरह ही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे ट्रिक पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस इक्वेशन वो बन जाएगा। जैसे आपको मान लेते कि मैंने एक लिया, सम ऑफ टू नंबर इज 74, वन इज 10 मोर देन अदर, और इससे आपको कहेगा कि आप एक इक्वेशन को तैयार करें। टफ तो है भाई, हाँ अभी लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक के बेसिस पे बहुत ही आसान हो जाएगा, बिलीव मी। देखो, सबसे पहले जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, तो पहले क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं आपको बोलता हूं, कहने का मतलब ये थोड़ा अजीब लग रहा है सर, ये क्या बोल दिए। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाह रहे हो तो पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से कंसंट्रेट करो कि उसमें कहा क्या जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, सम ऑफ टू नंबर्स, यानी 2 नंबर का सम, क्लियर है ना, कितना है 74, वन इज 10 मोर, एक जो है उससे 10 गुना ज्यादा है देन अदर, एक दूसरे से। बात समझ में आ रही है ना। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक नंबर जो हमारा है वो है x, और दूसरा नंबर क्या कर रहा है कि मोर देन 10x, मतलब 10 + x, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू x + 10, x + 10 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 70। अब देखो मैं ये यहां क्यों लिख दिया, ये तो x + 10 आपका कहां से आ गया, x + 10 + x, ये वाला आपको x आ गया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे अगर इस x को अगर आप इधर करेंगे तो आप बड़ा अजीब सा हो जाएगा, x + x + 10 बड़ा अजीब सा नहीं हो जाएगा। तो आपको कुछ इस वाले को पहले लेना होगा, तो x + 10 और ये वाला x आपको यहां आ गया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए इधर, वन इज 10 मोर देन अदर, किससे, तो 74 से। बात समझ में आ रही है ना। तो इज इक्वल टू 74 लेंगे, इस तरह से हमारे पास ये वाला इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा, 2x + 10 इज इक्वल टू 74। बात समझ में आई। फिर से मैं बता देता हूं, देखो सम ऑफ टू नंबर, कोई 2 नंबर का सम, तो
एक नंबर मान लेते हैं x और दूसरा मान लेते हैं 10 प्लस x। क्लियर है? दोनों को एक साथ समराइज करेंगे, इक्वेशन बना तो समराइज तो करोगे ना, क्या करना? अच्छा माइनस करना, प्लस करना, मल्टीपल करना, वो भी यहां दिया गया है। सम करना है ना, सम ऑफ टू नंबर, मतलब कि दोनों नंबर को एक साथ हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे क्या? वो सीमेंट बालू सब लगा के यहां बोल रही है, तो उसमें प्लस लाएंगे ना, तो प्लस ऑलरेडी यहां पे मैं लगा दिया। अब किसके प्लस है वो? तो 74 के। बात समझ में आ रही है ना? तो इज इक्वल टू 74। तो ये हमारा इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा व्हेन। अब देखो बेटा, ये तो आपका सॉल्व हो गया, लेकिन हमेशा आपको ऐसा ही क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना। मैं आपको कुछ ट्रिक मैं दे रहा हूं और भी, ताकि आपके सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व हो जाए। हो सकता है कि आपको किसी वर्ड प्रॉब्लम में आपको लेस देन आए, जैसे मोर देन है तो समझ गए कि ज्यादा यानी कि प्लस करना है। उसी तरह से अगर लेस देन आएगा तब हम क्या? लेस देन दैट मीन माइनस करना है, यानी कि उसको माइनस करना है। जस्ट लाइक अगर आपके पास आएगा, अक्सर आता है कि टाइम्स, मल्टीप्लाई कर, हाँ वेरी गुड। अगर टाइम्स आएगा मतलब कि उसको उतना गुना मल्टीप्लाई कर, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, मतलब उतने टाइम्स उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो बस कहीं ना कहीं किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में तो ट्रिक जरूर रहता है, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए रहेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ ध्यान रख, इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व करो, यानी कि क्वेश्चन पे पहले ध्यान दो, चीजें आसान हो जाएंगी। अब देखो बेटा, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? ये तो खैर आप लोगों ने पहले भी नाम सुना होगा, यानी हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना जो कि क्रॉस होके मल्टीप्लाई होता है। तो आइए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 बाय 2x प्लस 3, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया सपोज। अब देखो बेटा, इसमें क्या है कि हमें और इज इक्वल टू 3/8 है, तो क्रॉस मल्टीपल करना है, मतलब क्या कि हमें 8 को जो है इससे मल्टीप्लाई करना होगा और 3 को हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं 8 को इससे करना है तो 8 ब्रैकेट में ले लेंगे x प्लस 1, अब 3 से इसको करना है तो 3 ले लेंगे और 2x प्लस 3 ब्रैकेट में ले लेंगे। बात समझ में आ रही है ना स्टूडेंट्स? अगर आप इसको चाहो तो थोड़ा और आसान कर सकते हो। पहले जो बना है, पहले मैं वो आपको मैं बता देता हूं। देखो 8 को हम x से करेंगे तो 8x, उसके बाद इस 3 को लिया गया है तो 3 को 2 से लेंगे तो 6, तो 6x हो जाएगा आपका, क्योंकि 2x है। उसके बाद इज इक्वल टू 9, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और फिर 8 को 1 से करेंगे तो 8। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप समझ ही सकते हो कि 8 में 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2x, और 9 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 1, तो इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा 1/2 हमारी यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दूसरा, इसको अगर आप आसान करना चाहो तो 8 से पहले आप पूरे इस वाले पार्ट्स को कर लो, ठीक है, और 3 से आप इस वाले पार्ट्स को कर लो, फिर भी आपका आंसर इतना ही आएगा। तो जैसे आपको आसान लग रहा है दोनों तरह से आप कर सकते हैं। ऑल ओवर टॉपिक इन दिस चैप्टर, ऑल ओवर द कंप्लीट, कहने का मतलब ये है कि आपके इस चैप्टर में जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, जिस टॉपिक से आपके एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चंस दिए, वो सारे टॉपिक्स ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग कवर कर चुके हैं। और भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स होगा तो कमेंट में आप कमेंट करो, जरूर उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। थैंक्स फॉर द वीडियो। तो स्टूडेंट, फुल चैप्टर एंड फुल कोर्स की प्राप्ति के लिए प्लीज ज्वाइन करें एक्सीलेंट स्टडी सेंटर सीतामढ़ी। ज्वाइन नाउ 9546604112।